हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों 40 साल पहले हमें दो पहलवानों की जरूरत लगती थी 10 रुपए के अनाज को उठाने के लिए, लेकिन आज एक 5 साल का बच्चा भी 10 रुपए के अनाज को आसानी से उठा सकता है। तो एक ही जनरेशन में ये पैसा इतना बुरा कैसे हो गया और इसे समझना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, इसी चीज को हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इमेजिन करो, दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों अलग अलग कंट्री में रहते, वहां जॉब करते और अपनी लाइफ गुजारते। लेकिन रमेश को अपनी ऑफिस में 10% की सैलरी हाइक मिलती है। मतलब अगर उसकी सैलरी फिलहाल 50,000 पर मंथ की है तो अब उसे 55,000 पर मंथ मिलेगा, मतलब 10% ज्यादा। लेकिन पिछले साल उसकी कंट्री में इन्फ्लेशन यानी महंगाई 12% की रेट से ग्रो हुई। अब दूसरी तरफ सुरेश एक दूसरी कंट्री में रहता है और उसकी सैलरी में उसे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। मतलब उसकी सैलरी में एक भी रुपया बढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन उसकी कंट्री में इन्फ्लेशन 0% रहता है। मतलब उस साल उसकी कंट्री में महंगाई बढ़ती ही नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में सब चीजों के दाम सेम रहते। तो रमेश और सुरेश में से आपको कौन ज्यादा खुश लगेगा और किसको एक्चुअली में ज्यादा खुश होना चाहिए? अब दोस्तों सच ये है कि रमेश को 10% की सैलरी बढ़ने से खुशी होगी और वो शायद उसकी वजह से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा भी देगा। मतलब अपने खर्चे को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसके पास अब हर महीने 5,000 रुपया एक्स्ट्रा है स्पेंड करने के लिए। और सुरेश को शायद इतनी खुशी नहीं होगी और वो शायद अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि उसकी सैलरी सेम है। लेकिन भले ही रमेश को सैलरी बढ़ के मिली है, फिर भी उसको ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि उसका परचेसिंग पावर 2% से गिर गया है। अब आप पूछोगे कि ये परचेसिंग पावर होता क्या है और ये महंगाई के बारे में इतना कौन सोचता है? चीजों के भाव तो हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये कौन सी नई बात है? हमें तो वेल्थ क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम इनके बेसिक्स को समझते। तो दोस्तों इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब मार्केट में ओवरऑल सभी सर्विसेज और गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजों के प्राइस कम भी होते हैं और कुछ चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा स्पीड में भी ग्रो होते हैं। तो जनरली जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम एक बास्केट लेते हैं उन सब चीजों का जिसकी हमें हर साल जरूरत होती है, जैसे अनाज, खाने पीने की चीजें, फ्रूट्स, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, मेडिकल और एजुकेशन एक्सपेंसेस, क्लोथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनमें से कुछ चीजों का प्राइस बढ़ा भी होगा और कुछ चीजों का प्राइस कम भी हुआ होगा। जैसे इंटरनेट का प्राइस पिछले 5 साल में कम हुआ है, लेकिन बाकी चीजों का प्राइस 5 साल में बढ़ा है। तो इन सारी चीजों का हम एक इंडेक्स बनाते, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम स्टॉक मार्केट में निफ्टी या सेंसेक्स का एक इंडेक्स बनाते जिसमें 30 या 50 कंपनीज होती है। तो इसी तरह इन्फ्लेशन के लिए जो कॉमनली यूज होता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और फिर हम इस इंडेक्स का ट्रेंड चेक करते हैं। तो जब हमारी जरूरत की चीजों का प्राइस जनरली बढ़ता है तो ये इन्फ्लेशन का इंडेक्स ऊपर जाता है, और तब हम कहते हैं कि इस साल हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन इतने इतने % से बढ़ा है। और फिर लॉन्ग टर्म में हम उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। जैसे इन्फ्लेशन हमारी कंट्री इंडिया में पिछले 40 सालों में ऑन एन एवरेज 7.7% के रेट से बढ़ा है। तो अब हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन को समझना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों इमेजिन करो कि सनी को 1 करोड़ की लॉटरी लगती है। अब क्योंकि वो अपने जॉब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना जानता है, तो वो सबसे पहले अपना मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करता है और उसे पता चलता है कि हर साल उसे 2 लाख रुपयों की जरूरत होती है। और सनी अभी 30 साल का है, तो वो एस्टिमेट करता है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज लोग 70-80 साल की एज तक जीते हैं। तो सबसे पहले वो 50 लिफाफे बनाता है और उनमें 2-2 लाख रुपए रख देता है, ताकि वो हर साल एक एक एनवलप ओपन करेगा और उसे साल भर खर्चा करेगा। और फिर वो उन सारे एनवलप्स को अपने घर के लॉकर में रख देता है, क्योंकि उसे किसी बैंक या गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है और उसको इन्वेस्टिंग की इतनी नॉलेज है नहीं। और उसको लगता है कि अब उसे इन्वेस्टिंग के बारे में भी इतना सीखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब उसके पास इनफ मनी है और वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है। अब दोस्तों क्या आप गैस कर सकते हो कि इस स्ट्रेटेजी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसका आंसर है इन्फ्लेशन। शुरुआत के कुछ सालों तक सनी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गलत है, लेकिन 10-15 साल के बाद उसे क्लियरली समझ आना शुरू हो जाएगा कि उसकी स्ट्रेटेजी में क्या मिस्टेक है। और फिर 20 साल बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि फिर उसे एक साथ 5 लिफाफे खोलने पड़ेंगे, तब जाके उसका मंथली एक्सपेंस कवर होगा। मतलब जो चीजें वो अभी पूरे साल में 2 लाख रुपए में खरीदता है, तो वही चीजों के लिए उसे 10 लाख रुपए स्पेंड करना होगा। लेकिन सनी के लिए तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि एक तो उसके पैसे टाइम से पहले खत्म हो चुके होंगे, और सबसे डेंजरस चीज तो ये कि वो ऐसे टाइम पे खत्म हो चुके होंगे जब वो 50 साल की एज का होगा, जब वो शायद कहीं पे काम करने की भी लायक नहीं होगा। तो वैसी ओल्ड एज में सनी को काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए इस इन्फ्लेशन के टॉपिक को हम ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब हम ये समझते हैं कि इस इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा नुकसान में कौन होता है। तो दोस्तों हर कंट्री में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वर्कर ग्रुप यानी एम्प्लॉइज और दूसरे बिजनेसमैन यानी बिजनेस ओनर्स और स्टॉक ओनर्स। अब ये चीज तो हम सबको पता है कि एम्प्लॉइज को एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, फिर चाहे महंगाई हमारी कंट्री में कितनी भी कम हो या ज्यादा। लेकिन बिजनेसमैन को अपना प्रॉफिट कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन और उनके बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से मिलता है। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जब सब चीजों के प्राइस बढ़ जाते, तो इन चीजों का प्राइस बढ़ा कौन रहा है?
तो दोस्तों इसका आंसर है बिजनेसमैन। अब दोस्तों इन्फ्लेशन का रूट कॉज यानी उसकी जड़ कोई और भी हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नोट्स प्रिंट कर दिए, या मार्केट में चीजों की शॉर्टेज हो गई, या पॉपुलेशन ज्यादा स्पीड में ग्रो हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बाजार में चीजें महंगी तब होगी जब बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तो भले ही इन्फ्लेशन का रूट कॉज कोई भी हो, लेकिन जैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होते तो बिजनेसमैन पहली फुर्सत में अपने गुड्स के प्राइस इंक्रीज कर देते, जिसका मतलब ये है कि स्मार्ट बिजनेस ओनर्स इन्फ्लेशन से हमेशा बच जाते, क्योंकि फिर चाहे महंगाई 20% की भी रेट से बढ़ जाए, उस बिजनेस ओनर को इतना फर्क पड़ेगा नहीं, वो अपनी चीजों का प्राइस भी 20% की रेट से बढ़ा देगा। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20% इंक्रीज हुई है सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारी कंट्री में महंगाई ज्यादा है? ऐसा कभी होता नहीं है। एम्प्लॉयज को यूजुअली एक फिक्स्ड रेट के हिसाब से सैलरी इंक्रीज होकर मिलती है, या अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, और ये फिक्स्ड रेट यूजुअली 10% का होता है। लेकिन इंडिया में महंगाई 7-8% की रेट से हर साल बढ़ती आ रही है, जिसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज का परचेसिंग पावर सिर्फ 2 से 3% की रेट से बढ़ता है। लेकिन अगर आप अपनी सेविंग्स को किसी बैंक एफडी में या सेविंग्स अकाउंट में रखते हो जहां आपको सिर्फ 4-5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो बेसिकली आप एक जगह से पैसा कमा के दूसरी जगह पैसा लूज कर रहे हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इन्फ्लेशन के डेंजर से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो भी आप सेविंग्स करते हो तो उसे आपको फौरन काम पे लगाना होगा। लेकिन जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। किसी में रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो किसी में कम। लेकिन जब रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी बहुत कम होता है, और फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली वो गलत फैसला ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक काफी सिंपल और काफी यूजफुल शॉर्टकट देता हूँ। वो ये कि जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट को चूज करते हो तो आप हमेशा उसका रियल रिटर्न देखो। अब ये रियल रिटर्न क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो जब भी हम इंडियंस एक छोटे अमाउंट को कहीं सेफ जगह पे इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन कॉमन होते हैं, एक होता है गोल्ड और दूसरा होता है एफडी। अब जो भी लोग एफडी में इन्वेस्ट करते तो वो हमेशा उसका टोटल रिटर्न चेक करते, मतलब इन्फ्लेशन को मिला के। जैसे इंडिया में आजकल हमें 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन 7-8% की रेट से बढ़ा है, तो ये बेसिकली एक लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फिर इसका रियल रिटर्न मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न -2-3% का होता है। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपने इमरजेंसी फंड बैंक में रखने चाहिए, या ऐसे फंड्स जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत लग सकती है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है गोल्ड। अब ये सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट भी है जिसमें लोग हजारों सालों से ट्रस्ट करते आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन जितना ही ग्रो होता है, शॉर्ट टर्म में ग्रीड और फियर की वजह से बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपको ऑन एन एवरेज 7 से 8% का ही रिटर्न देता है, जो इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहा है। मतलब यहाँ पे आपका रियल रिटर्न ऑलमोस्ट 0% रहता है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि आप अपनी खुद की अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हो। आज से 300 साल पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी कि इन्वेस्ट इन योर माइंड, इट पेज द बेस्ट डिविडेंड। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर भी यही कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। अगर आप खुद को एजुकेट नहीं करोगे तो किसी लॉटरी के जीतने पर भी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे, जैसे हमने सनी के एग्जाम्पल से समझा। लेकिन अगर कोई सेल्फ एजुकेटेड इंसान जैसे बिल गेट्स या वॉरेन बफे किसी वजह से अपनी सारी वेल्थ खो देते तो इन्हें इतनी चिंता करने की जरूरत होगी नहीं। बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट के या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी के या किसी हाई टेक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आसानी से जगह मिल जाएगी, जहां वो अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज के बेसिस पर उनको एडवाइस दे सकते हैं कि वो उस कंपनी को ग्रो कैसे करे, और उसके बदले में वो एक फी चार्ज कर सकते हैं। या वॉरेन बफे को लोग आसानी से अपने पैसे दे देंगे और उनके पास बहुत ही जल्द $1 बिलियन आ जाएंगे इन्वेस्ट करके ग्रो करने के लिए, और उसके लिए भी वो एक छोटी सी फी चार्ज कर सकते हैं, और लोग उन्हें खुशी खुशी वो फी पे करेंगे क्योंकि उनकी सालों की नॉलेज और एक्सपीरियंस उनकी मदद करेगी। तो उसी तरह जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करते हो तो आप इन्फ्लेशन के मुकाबले काफी स्पीड में अपनी इनकम और वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप कोई स्किल सीख लेते हो या किसी स्टडी का कोर्स लेते हो तो वो नॉलेज आपको कब काम आएगी ये आप एडवांस में सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तो आप अपग्रेड के साथ कर सकते हो। ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन हायर एजुकेशन कंपनी है। ये बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, जैसे डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास फैकल्टी और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है। और जिन लोगों ने इनसे एजुकेशन ली है तो ऑन एन एवरेज उनको 50% हाइक मिला है अपनी सैलरी पे। तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। फिर दोस्तों इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इक्विटीज, यानी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये बहुत ही रिस्की लगता है, तो इसे रिस्की ज्यादातर सिर्फ 2 लोग समझते हैं। एक वो जो इसमें इन्वेस्ट कभी करते ही नहीं है, और दूसरे वो जो इसमें बिना किसी नॉलेज की ट्रेडिंग करते हैं।
लेकिन जो लोग असली बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो बहुत ही रेयर है, तो उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि यही एक तरीका है जहां से हम इन्फ्लेशन से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं और अपनी वेल्थ को सबसे स्पीड में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया कि जब इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में ज्यादा होता है तो इसका इफेक्ट सबसे पहले बिजनेस में ही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि चीजों के प्राइस बढ़ते ही तब है जब बिजनेसमैन अपने गुड्स और सर्विस के प्राइस इंक्रीज करते हैं। तो इसीलिए जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये सोचो कि कौन से ऐसे बिजनेस है जो अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विस के प्राइस इन्फ्लेशन से भी ज्यादा स्पीड में ग्रो कर सकते हैं, या एटलीस्ट इन्फ्लेशन के रेट जितने इंक्रीज कर सकते हैं, जिसको हम इन्वेस्टिंग की लैंग्वेज में प्राइसिंग पावर कहते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टिंग की इतनी नॉलेज नहीं है तो आप एटलीस्ट किसी म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन से काफी अच्छा रिटर्न देता है। जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स पिछले 40 सालों में 15% के रेट से ग्रो हुआ है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 8% के रेट से ग्रो हुआ है। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके अपनी इनकम कमाते हैं। जैसे एक लेबर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करता है और वो शायद आप या मुझसे और ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उससे वो और ज्यादा अमीर नहीं बन सकता, वो शायद और ज्यादा गरीब होता रहेगा, क्योंकि लेबर की वेजेस सबसे कम रेट से इंक्रीज होती है। इसीलिए काफी बार आपने देखा होगा कि उन्हें स्ट्राइक पे जाना पड़ता है या गवर्नमेंट को मिनिमम वेज का लॉ लेके आना पड़ता है ताकि उनकी कम नॉलेज का लोग फायदा ना उठाए, क्योंकि ये इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जो अमीर और गरीब सबको पे करना पड़ता है। जब चीजों का प्राइस बढ़ता है तो इस रियलिटी को सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है और इसका इफेक्ट एकदम स्लोली काम करता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी लाइफ की आधे से ज्यादा इनकम आपने सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से लूज की है। तो इसीलिए वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आप कितना कमाते हो वो शायद इतना मैटर नहीं करता है, फ्यूचर में आप कितना कमा सकते हो और वो क्या रेट से ग्रो हो सकता है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। अपग्रेड को चेकआउट करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।